हेलो एंड वेलकम टू केन इन्फिनिट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओसीआई, पीआईओ, प्रवासी भारतीय दिवस एंड एनआरआई के बारे में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ओसीआई को। तो जो ओसीआई है वो ऐसा कोई भी पर्सन जो है तो फॉरेनर लेकिन इंडिया से कनेक्शन रखता हो वो ओसीआई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। तो अब इसका देखते क्राइटेरिया क्या है। तो पहला क्राइटेरिया फॉरेन नेशनल हु वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट अ टाइम ऑफ और एट एनी टाइम आफ्टर 26 जनवरी 1950। मतलब क्या हुआ कि वो फॉरेन नेशनल जो इंडिया का सिटीजन था 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके बाद, लेकिन अभी वो फॉरेनर बन गया है, देन वो एलिजिबल हो जाएगा ओसीआई कार्ड के लिए। दूसरा कंडीशन है हु वाज एलिजिबल टू बिकम ए सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। मतलब क्या हुआ कि ऐसा पर्सन जो एलिजिबल था इंडिया के सिटीजन बनने के लिए ऑन 26 जनवरी 1950 बट वो बना नहीं, देन वो भी एलिजिबल हो जाएगा ओसीआई कार्ड के लिए। तीसरा कंडीशन है हु बिलोंग टू ए टेरिटरी दैट बिकम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त 1947। तो ऐसा पर्सन जो उस टेरिटरी से बिलोंग करता है जो कि इंडिया के पार्ट बना आफ्टर 15 अगस्त 1947, जैसे कि सिक्किम हुआ, गोवा हुआ, पांडिचेरी हुआ, अगर कोई भी पर्सन इस टेरिटरी से बिलोंग करता था देन वो भी ओसीआई कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाएगा। चौथा कंडीशन है हु इज़ अ चाइल्ड और ए ग्रैंड चाइल्ड और ए ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सच अ सिटीजन। मतलब क्या हो गया, ऐसा इंडियन सिटीजन जिसका एक चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड जो फॉरेन में रहता हो, देन वो भी एलिजिबल हो जाएगा ओसीआई कार्ड के लिए। पांचवा कंडीशन है इंडियन सिटीजन और ओसीआई कार्ड होल्डर मैरिज विथ फॉरेनर, देन फॉरेनर वेयर ऑल्सो एलिजिबल फॉर ओसीआई कार्ड। मतलब क्या हुआ कि ऐसा पर्सन जो फॉरेनर है और वो ओसीआई कार्ड होल्डर या फिर इंडियन सिटीजन से शादी कर लेता है, देन वो भी ओसीआई कार्ड उसको भी मिल सकता है। समझ में आया। अब लास्ट है ओसीआई कार्ड नॉट अलाउड फॉर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अदर कंट्रीज एज गवर्नमेंट नोटिफाइज। मतलब क्या हुआ कि ओसीआई कार्ड सिर्फ उस फॉरेनर को मिलेगा जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर अदर स्मॉल कंट्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी वहाँ से वो बिलोंग नहीं करता होगा। ठीक है। अगर पता चल गया कि जो ओसीआई कार्ड ले लिया है या फिर जो अप्लाई कर रहा है उसका अगर इस कंट्री जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश से कोई भी रिश्ता निकल गया, जैसे उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अगर कोई भी इस कंट्री से बिलोंग कर रहा है, देन उसको ओसीआई कार्ड नहीं मिलेगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा ओसीआई कार्ड लेने से। इस कंट्री को छोड़कर जो अदर कंट्री का पासपोर्ट होल्ड करता होगा वो एलिजिबल हो जाएगा, जो वो एलिजिबल ही रहेगा ओसीआई कार्ड के लिए। समझ में आया ये वाला। अब नीचे आप फोटो देख रहे होंगे, ये किसका फोटो है? तो ये फोटो है आतिश तसीर का, जो कि कुछ महीने पहले ही न्यूज़ में थे। तो ये जो है इनसे ये ओसीआई कार्ड होल्ड करते हैं, लेकिन इनसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ओसीआई कार्ड ले लिया गया। क्यों? क्योंकि ये डिस्क्वालीफाई हो गए थे, उसका क्राइटेरिया ये मैच नहीं कर पाए। तो जो इनके फादर थे वो पाकिस्तान ओरिजिन के निकले, इसलिए इनसे ओसीआई कार्ड छीन लिया गया। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया पे। तो क्या है? तो नेक्स्ट क्राइटेरिया है फॉरेन मिलिट्री मेंबर वेर इनएलिजिबल फॉर ओसीआई कार्ड। तो मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई भी पर्सन जो फॉरेन मिलिट्री में सर्विस कर चुका है उसको भी ओसीआई कार्ड नहीं मिलेगा, वो इनएलिजिबल हो जाएगा ओसीआई कार्ड लेने के लिए। समझ में आया। अब देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये आप ऑनलाइन ओसीआई वेबसाइट पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं, जिसका चार्ज आपको टोटल 15,000 पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं कि और अभी बात चल रहा था कि वीज़ा फ्री ट्रैवल ओसीआई कार्ड होल्डर को दिया जा सकता है, बट ऑफिशियली कोई डिसीजन नहीं लिया गया, अभी होल्ड पे है ये मैटर, क्योंकि कोरोना वायरस बीच में आ गया। ठीक है। अब इसका बेनिफिट्स क्या है देखते हैं। तो जो बेनिफिट्स है इसमें पहला है मल्टीपल एंट्री मल्टीपर्पस लाइफ लॉन्ग वीज़ा टू विजिट इंडिया। मतलब क्या हुआ कि फॉरेनर होने के बाद भी अगर कोई इंडिया आता है तो उसको वीज़ा का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन जो ओसीआई कार्ड होल्डर है उसको मल्टीपल एंट्री मल्टीपर्पस लाइफ लॉन्ग परमिशन मिलेगा टू एंटर इंडिया। दूसरा कंडीशन है एग्जेम्पशन फ्रॉम फॉरेनर रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स फॉर एनी लेंथ ऑफ स्टे इन इंडिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओसीआई कार्ड होल्डर हो तो आपको एफआरआरओ के पास नहीं जाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो अब एफआरआरओ बेसिकली क्या है?
तो एफआरआरओ बेसिकली फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि जो भी लोग इंडिया आ रहा है लॉन्ग टर्म वीज़ा लेकर, फॉर एग्जांपल 180 डेज, उसको एफआरआरओ के पास जाकर 14 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और जो पाकिस्तान से आ रहा है इंडिया, उसको 24 घंटे के अंदर जाकर एफआरआरओ के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। लेकिन अगर आपके पास ओसीआई कार्ड है देन रजिस्ट्रेशन करवाने का कोई झमेला नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया ओसीआई के बारे में। तो अब पीआईओ जो है वो मर्ज कर दिया गया था अमेंडमेंट से 15 जनवरी 2015 से। तो अब वो एग्जिस्ट नहीं करता सेपरेटली, वो मर्ज है ओसीआई कार्ड से। अब वो लोग को भी वही सारा फैसिलिटीज़ मिलेगा जो ओसीआई कार्ड वाले लोग को मिलता है। तो ये हो गया पीआईओ का। अब देखते हैं रेस्ट्रिक्शन क्या है ओसीआई कार्ड होल्डर का। तो पहला रेस्ट्रिक्शन है दे डू नॉट हैव द राइट टू वोट। मतलब क्या कि वो लोग वोट नहीं कर सकते, वो लोगों का वोटिंग पावर छीन लिया जाता है। उसके बाद दूसरा रेस्ट्रिक्शन है दे डू नॉट हैव द राइट टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो वो अगर जो भी ओसीआई कार्ड होल्ड करता है देन वो ये सब पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते, ये बन नहीं सकते। उसके बाद तीसरा क्राइटेरिया है, तीसरा रेस्ट्रिक्शन है दे डू नॉट हैव द राइट ऑफ टू एनी पब्लिक सर्विस, गवर्नमेंट जॉब्स। मतलब क्या हुआ कि वो लोग कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर चौथा रेस्ट्रिक्शन है दे डू नॉट हैव द राइट टू होल्ड फार्मलैंड एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी। तो वो लोग कोई भी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते इंडिया में, ये बोल रहा है चौथा रेस्ट्रिक्शन। तो ये था सारा ओसीआई के बारे में। अब बढ़ते हैं प्रवासी भारतीय दिवस पे। तो जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये हर साल 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है गांधी जी के याद में, जब वो 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से मुंबई आए थे। और जो कंसेप्ट है ओसीआई का वो इसी दिन 9 जनवरी 2006 को हैदराबाद के कन्वेंशन में लॉन्च किया गया था। अब इसका सिग्निफिकेंस देखते क्या है। तो सिग्निफिकेंस है द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनआरआई इन द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। मतलब एनआरआई का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इन द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द नेशन में। और फिर देखते हैं प्रवासी दिवस फर्स्ट टाइम रिकमेंडेड बाय एल.एम. सिंघवी। तो ये आपको याद रखना होगा कौन रिकमेंड किया था पहला बार, तो एल.एम. सिंघवी इन 2002। एंड प्रवासी भारतीय केंद्र इन न्यू दिल्ली वॉज रीनेम्ड एज सुषमा स्वराज भवन। तो वाजपेयी जी बोले थे कि प्रवासी भारतीय केंद्र बनाने, जो कि मोदी गवर्नमेंट ने बना दिया न्यू दिल्ली में, और अब उसका नाम हो गया है सुषमा स्वराज भवन। तो ये था प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में। अब देखते हैं एनआरआई के बारे में। तो एनआरआई कौन होता है, तो अगर आप 182 डेज से ज़्यादा इंडिया के बाहर रह रहे हो देन यू विल बी कंसिडर्ड एज एनआरआई फॉर एनी पर्पज़, वेदर इट इज़ बिजनेस और वेकेशन और फॉर स्टडीज़। कोई भी पर्पज़ के लिए अगर आप बाहर रह रहे हो 180 डेज 2 डेज से ज़्यादा देन आप एनआरआई समझे जाएंगे। अब इसके फ़ायदे भी कुछ है। तो फ़ायदे क्या है, तो इंडिया के बाहर आप जो भी कुछ कमाओगे वो इंडिया में टैक्स नहीं होगा, नो टैक्स ऑन अर्निंग आउटसाइड इंडिया। फिर है स्पेशल एनआरओ अकाउंट। तो बैंक में एनआरआईज के लिए एक स्पेशल अकाउंट खुलता है विच इज़ कॉल्ड स्पेशल एनआरओ अकाउंट। तो जिसमें आप ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसफ़र कर सकते हैं एंड उसका लिमिट भी ज़्यादा होता है। उसके बाद है तीसरा बेनिफिट ओवरसीज़ वोटर्स। मतलब वो लोग का वोटिंग राइट्स चले जाता है अगर वो 6 मंथ तक बाहर रहते हैं। तो अगर आप 6 मंथ तक बाहर रहे हैं तो आपका वोटिंग राइट चले जाएगा। लेकिन अगर आप फिर इंडिया आते हैं और ओवरसीज़ वोटर्स के तौर पर आप रजिस्टर करवा देते हैं देन आपका फिर वोटिंग राइट्स मिल जाएगा। और लेकिन आपको वोट करने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में रहना पड़ेगा। तो और बाकी सारा प्रॉपर्टी जो भी है वो सारा आप खरीद सकते हैं एनआरआई होके भी। तो ये था एनआरआई के बारे में। तो ये आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है देन लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।